नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे कोई सांप्रदायिक कारण नहीं है। महाराष्ट्र की सीआईडी ने अदालत में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में ये डिसीजन लिया। और इसी साल अप्रैल में मुंबई से सटे पालघर में हिंसक भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला था। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है ये विचलित कर देने वाली तस्वीरों, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि ये उस विभत्स कांड की तस्वीरें हैं जिसको महाराष्ट्र सीआईडी ने बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ और सिर्फ एक साधारण घटना बता दिया। उस घटना पर काफी सियासी घमासान भी मचा था। आपको बता दें कि पालघर जिले के गढ़चिंचिले गांव में साधुओं को बेरहमी से पीटने वाली भीड़ एक अफवाह के कारण बौखलाई हुई थी। उस भीड़ ने 70 साल के साधु और 35 साल के उनके शिष्य और 30 साल के उनके ड्राइवर पर इस अफवाह के चलते हमला कर दिया कि इलाके में बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह घूम रहा है और वो पुलिस या फिर साधु के वेश में आता है। ये साधु मुंबई से गुजरात के सूरत जाने के लिए निकले थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जंगल से भीतर के रास्ते जाने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त उस इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैली हुई थी, ऐसा सीआईडी रिपोर्ट में लिखा है, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए। चार्जशीट के मुताबिक सीआईडी ने अपनी जांच में माना कि पालघर साधु हत्याकांड के पीछे कोई सांप्रदायिक कारण नहीं था, बल्कि कुछ अफवाहों को ही दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड की मुख्य वजह बताया। साथ वरिष्ठ पत्रकार पिंकेश जुड़ चुके। पिंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी सर, नमस्कार। पिंकेश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसको माना जा सकता है 11,000 पन्नों की ये रिपोर्ट दाखिल की गई है महाराष्ट्र सीआईडी के द्वारा, लेकिन इसमें तो साफ तौर पर यह कह दिया कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक कारण ही नहीं था। जबकि ये पूरी, अगर इस घटना के ऊपर हम गौर करें तो जब वो दोनों साधु और उनका ड्राइवर उस जगह पे पहुंच गए थे, उसके 2 घंटे के बाद में ये भीड़ वहां पर हमला करने पहुंची। अगर अफवाह के कारण ही ऐसा हुआ होता तो 2 घंटे का इंतजार किस बात का किया गया? देखिए मुझे 2 बातें गौर करने वाली बात है कि जो महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट, जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वो कौन से ऐसे बेसिस है, कौन से ऐसे फैक्ट्स है जिसके आधार पे ये बात कह रही है जी। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि हम करीब 800 लोगों को अरेस्ट किए हैं और उन्हें अरेस्ट करने के बाद 8 लोगों से पूछताछ करने के बाद उनके कॉल डिटेल्स की जानकारी ली गई और उन्होंने जो व्हाट्सएप पे और उन्होंने जो अलग अलग टेस्ट एप्लीकेशन है जो लोगों ने मैसेज किया, सारे मैसेज को, कॉल रिकॉर्डिंग को उन्होंने एक तरीके से फिल्टर किया और इस फिल्टर के आधार पे पहुंचे हैं कि ये कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, कोई धार्मिक एंगल नहीं था इस पे, ऐसा सीआईडी का कहना है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर इस बात को मान लिया जाए, क्योंकि देखिए जो पुलिस ने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है या जो टेक्स्ट मैसेज उन्होंने पढ़ा है तो वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाकई हमें सरप्राइज करती है वो ये है कि वहां पे अगर वीडियो फुटेज को आप देखते हैं तो 4-5 पुलिसकर्मी भी खड़े थे। वो अभी से 3 महीने पहले का जो वीडियो फुटेज आता है उसमें पुलिसकर्मी, ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के दोनों साधुओं को भीड़ के हवाले करते हुए दिखते हैं। ये बिल्कुल आम पब्लिक देख रही है। उन 5 पुलिस वालों के बारे में कोई जानकारी उनमें बिल्कुल। पिंकेश जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि जो महाराष्ट्र सीआईडी के द्वारा जो रिपोर्ट दाखिल की गई है 11,000 टोटल, अगर बात करें तो 11,000 पन्नों के आसपास की है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी और हो सकता है कि उन्होंने भी लिखते समय एक गलती यहां पर कर दी। उन्होंने साफ तौर पर उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि जो बच्चा चोरी की अफवाह वहां पर चल रही थी, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बच्चा चोरी करने आते हैं वो या तो साधुओं के वेश में आते हैं या फिर पुलिस के वेश में आते हैं या फिर डॉक्टर के वेश में आते हैं। अब अगर हम उस घटना को वापस से अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर जाहिर सी बात है साधु भी थे, वहां पर पुलिस भी थी। फिर क्या वजह थी कि 4 पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया गया और सिर्फ साधुओं को मारा गया? जबकि वहां से 2-3 दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वहां पर एक डॉक्टर की टीम भी पहुंची थी, हमला उनके ऊपर भी किया गया था, लेकिन इतना विभत्स हमला नहीं किया गया। थोड़ी सी घटना होकर वो रह गई थी और वो सारे के सारे डॉक्टर
सकुशल वहां से निकल गए थे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान से देखें, डॉक्टर, पुलिस और साधु के वेश में आने की अफवाह थी और सिर्फ इतनी हजारों की संख्या में भीड़ ने मारा तो सिर्फ साधु को। अब महाराष्ट्र पुलिस का यह कहना है कि वहां पर अफवाह थी, इस वेश में आएंगे, तो वहां के पालघर के ही जो लोकल लोग हैं उनसे भी बात की गई, कुछ मीडिया संस्थानों ने, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उस जगह की जो सरपंच है उन्होंने इनकार किया है कि अफवाह जरूर थी बच्चा चोरी की, लेकिन किस वेश में आएंगे इस बारे में कोई बात ही नहीं थी। देखिए, जब ऐसा सवाल है, जब वहां से पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को साफ साफ चार्जशीट, करीब जो 11-12 हजार पेज का जो चार्जशीट दाखिल किया गया है सेशन कोर्ट में, उसमें उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट बताया है कि ये अफवाह के कारण हुआ है और कोई प्री प्लान नहीं था। उनका बेस एक उन्होंने ये भी दिया है कि पहले ये लोग बाई रोड जाने वाले थे, ठीक है, लेकिन चूंकि उस समय याद करिए लॉकडाउन चल रहा था, बहुत भयावह कोरोना का इम्पैक्ट था, तो उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग से बचने के लिए, बार बार पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना। जी। तो अब सीआईडी डिपार्टमेंट ये कह रही है कि अगर ये अफवाह रहता तो वो लोग नॉर्मली रोड पे खड़े होके वो पीटने वगैरह की व्यवस्था जो भी है उनका करते थे, लेकिन ये लोग अपना खुद सडनली इन लोगों ने अपना रास्ता मेन रोड से बदल के जंगल की तरफ गए। ये बाकी लोगों को नहीं पता था, ये किसी 2-4 लोगों ने देखा होगा, फिर उन लोगों ने उनको पकड़ा, फिर बाकी लोगों को मैसेज किया, बाकी लोगों को बुलाया। ये उनका कहना, ये पॉइंट है कि ये अगर प्री प्लान रहता तो फिर उन्हें पता थोड़ी था कि ये जंगल से होके जा रहे हैं। ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था, ये बस एक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंटल इम्पैक्ट था, ऐसा सीआईडी का कहना है। लेकिन पिंकेश जी, इसमें भी एक बात निकल कर आती है, अगर सीआईडी कह रही है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, अगर ये ऐसा नहीं था तो फिर वहां पर पुलिस को किसने सूचना दी? क्योंकि जो लोग पिट रहे हैं वो तो खुद फोन करके पुलिस को बुलाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर 4 पुलिसकर्मी आते हैं, और जैसा कि ये सबको विदित है कि वहां पर लॉकडाउन चल रहा था और शायद पहला ही लॉकडाउन चल रहा था और पहले ही लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो उस सख्ती में इतने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और यह भी बात ध्यान करने वाली है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उन साधुओं के वहां पहुंचने के करीब 2 घंटे बाद वहां पर भीड़ जुटी है। अगर अफवाह होती तो वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग अंदर भी थी, अगर अफवाह होती तो वहां पर, जैसा कि सबको पता है, इस वीडियो में भी दिख रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, अफवाह के तहत उनको, साधुओं को पकड़ते, पुलिस के हवाले करते कि देखिए जी ऐसी ऐसी अफवाह चल रही है, ये लोग एकदम से यहां पर आए, अब आप जाने और आपका काम जाने। भीड़ जो इतनी वहां पर जमा हो गई 2 घंटे के अंदर, और पुलिस वाले जो कि एक साधु जो कि कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी थे, वो अंदर भी पुलिस उनको लेकर गई थी। फिर क्या वजह थी कि पुलिस उनको वापस बाहर लेकर आई, जबकि पुलिस को पता था इनके खून की प्यासी भीड़ वहां पर खड़ी है? अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पुलिस, ऐसा लग रहा है कि उन्हें अंदर से, यानी जो वहां एक्चुअली पुलिस स्टेशन बगल पे ही था जहां ये पिटाई हो रही थी उनकी, जस्ट उसके बगल में ही पुलिस स्टेशन है वहां पे। वहां से पुलिस वो साधु को अंदर से लाती है और भीड़ के हवाले कर देती है। बिल्कुल वो पुलिस, वो जो साधु है बिल्कुल एकदम हेल्प मांगते हुए, जिसको बोलते हैं ना, उम्मीद भरी निगाहों से पुलिस को देखते हैं, और पुलिस कोई बचाव, कोई पिंकेश जी, और सीआईडी की उस चार्जशीट में उन पुलिस वालों का तो कहीं से कहीं तक कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं। यही सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि अगर हम मान भी लेते हैं कि चलिए ठीक है, कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, ये अफवाह के कारण हुआ है, ठीक है, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जो सबको दिखा वीडियो में कि पुलिस वाले एक निहत्थे साधु को एक वाहियात भीड़ के हवाले कर रहे हैं, उस पुलिस वाले पे कोई एक्शन नहीं है। वो 4-5 पुलिस वाले थे, 4-5 पुलिस वालों में से किसी पे कोई चार्जशीट दाखिल में कहीं नाम नहीं है उनका, जो है वो आम लोगों का नाम लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि वो जो भीड़ इकट्ठे करने वाले लोग थे, अगर उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ सरपंच वगैरह नेता भी थे। एनसीपी का उसमें नाम आया है, कुछ ईसाई मिशनरीज का उसमें नाम आया है, कुछ लोकल लोगों का नाम है जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, उनका वहां पर नाम है। लेकिन जिन 800 लोगों को पकड़ा गया है, वहीं के स्थानीय लोगों का कहना है कि असली लोगों को तो पकड़ा ही नहीं गया। हाँ, यही बात है कि हम इसी पॉइंट पे आ रहे थे कि अब ये जो उस समय जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आई थी, बिल्कुल लाइव टेलीविजन पे चीजें दिखी थी, सारे पूरा हिंदुस्तान ने देखा। अब ये जो चार्जशीट है, इसमें बिल्कुल गरीब लोगों का नाम है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि उस दिन हुआ क्या है, बिल्कुल आम जन, जो बड़े मछली थे वो तो बिल्कुल बचा लिए गए जी। इसमें मतलब पिंकी जी, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सीआईडी की इस रिपोर्ट में जरूर कुछ ना कुछ झोल है, और जो असली जो आरोपी है उनको बचाया जा रहा है, न जाने किस वजह से बचाया जा रहा है। खैर पिंकेश जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब संत समाज ने
इस पूरी जांच को सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए हैं और एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराने की मांग की है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। आप हमारे साथ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के स्टकना में पहुंच गए। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास भी किया। पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे और आज भारत पेंगोंग झील के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था तब दूसरी जगहों से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। युद्ध के हालातों को देखते हुए पैरा कमांडोज की तैनाती भी की गई थी। पैरा कमांडोज को ऊंची पहाड़ी वाले इलाके जैसे गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया गया था। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश लगातार जारी है और चीनी सेना कई इलाकों से पीछे भी हटी है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैरा कमांडोज की तैनाती भी की गई है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने दिखाया जा रहा है कि पैरा कमांडोज कैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आखिरकार भारत के रक्षा मंत्री भी लद्दाख पहुंच ही जाते हैं और वहां पर हमारे जवानों का शौर्य वो देख रहे हैं, उसी इलाके से जहां सबसे पहले भारत और चीन का विवाद शुरू हुआ था। उमंग, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी की जो हिंसक झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के स्टकना पहुंच गए हैं और चीन को कड़ा सबक सिखाने के लिए और सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर मोदी सरकार वो हर बड़ा कदम उठा रही है जिससे बॉर्डर पे हमारे जवानों का जो हौसला है वो बढ़ा रहा है और चीन को भी एक संकेत मिलता रहे कि मोदी सरकार किस तरीके से अपनी इन चीजों पे कायम है। और एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद जिस तरह से चीन ने अपने कदम पीछे हटाए हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ में डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत साथ में उनके साथ में है और मनोज मुकुंद नरवाने भी उनके साथ में है और यहाँ पर एलएसी पर सुरक्षा की हालात का जायजा लिया जाएगा और जवानों का हौसला भी बढ़ाया जाएगा। और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने जो अभ्यास किया है और इस दौरान अगर आप विजुअल देखेंगे तो रक्षा मंत्री ने खुद भी मशीन गन चलाई है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये कि पूर्व में भी ये बात आई थी कि 3 जुलाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह लद्दाख गए थे तो ऐसी बातें सामने आ रही थी कि रक्षा मंत्री पहले जाने वाले थे, लेकिन अचानक से कार्यक्रम में बदलाव किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उनके वहां पहुंचने पर काफी, खैर विवाद तो होना ही है, विपक्ष का काम है, लेकिन प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से हमारे जवानों का हौसला और ज्यादा बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर उन्हें काफी मोटिवेटेड भी किया। तो अब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे तो इस समय क्या कुछ हमारे जवानों के मन में होगा और क्या कुछ हमारे पड़ोसी चीन के मन में होगा? उमंग, पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। आज भारत पेंगोंग झील के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पूरी लद्दाख में जब भारत और चीन विवाद शुरू हुआ था तभी आगरा और दूसरी जगह से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। पैरा कमांडोज वो होते हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर जैसे गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी जैसे युद्ध में लड़ने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। इनको हर समय उसी तरीके की ट्रेनिंग मिलती है और भारत और चीन में जो तनाव कम करने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच में इस तरीके का सैन्य प्रदर्शन बहुत मायने रखता है उन जवानों के लिए और साथ में ये भी मायने रखता है कि चीन हमेशा इस बार भारत के मंसूबे से अवगत रहे कि पूरी तैयारी उसके भारत के पास में है और किसी भी तरीके के हौसले जो भारत के अपने सैनिक हैं उनको किसी तरीके से हौसले कम नहीं है और वो आगे बढ़ने के लिए पर है। जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, वहां के जवानों से मिले हुए हैं और वहां के लोगों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया, अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये भारत ही ऐसा देश है जहां पर इस तरह की जब समीकरण बनते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, भारत के रक्षा मंत्री जाते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस पहुंचते हैं, भारतीय सेना के प्रमुख पहुंचते हैं। जब वो जवान अपने बीच में इन लोगों को पाते हैं तो उनका हौसला जो है चरम सीमा पे होता है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। जब अपने देश के सर्वोच्च पद के लोगों को जवान अपने बीच में पाते हैं तो जाहिर सी बात है उनका खुद का मॉरल तो बूस्ट होता ही है। खैर, हमारे साथ आप बने रहिए चंद्रसेन जी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर ललन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। उमंग जी नमस्कार, थैंक यू जी। ललन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे रक्षा मंत्री के आज के इस दौरे पर?
उमंग जी, आज का दिन ऐतिहासिक है। 340 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का विजिट हुआ था, उसके बाद आज रक्षा मंत्री, सीडीएस और हमारे जनरल चीफ जो है इंडियन आर्मी के, वो पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक संदेश दिया है दुनिया को और जिनपिंग और इमरान को एक चेतावनी के तौर पे कि देखो हम गलवान के अंदर पहुंच गए हैं और अग्रिम जो पोस्ट है उस पर भी पहुंचने जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने देखा कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पिंक और आपका जो रसा का मशीन गन है उसको उन्होंने चला के दिखाया है। ये संदेश चीन और पाकिस्तान को सौंप जाता है। दुश्मन के इलाके में जाने की काबिलियत, हाई एल्टीट्यूड में हमारे जो पैरा के लोग हैं, हमारी जो टी टैंक है, इन सभी को है जो एक्सरसाइज में वहां दिखाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज ये संदेश बहुत साफ है कि देखो चीन और पाकिस्तान, अब हम वो भारतीय ताकत हैं जो तुम्हारे इलाके में जाके हम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसका आज अभ्यास में साफ नजर आया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, दुश्मन सावधान हो जाओ, एक्शन में हिंदुस्तान है। अब वो हिंदुस्तान अपने 4 डिवीजन के साथ गालवान में एकदम तैयार हालत में इंडियन एयरफोर्स के साथ तालमेल के साथ बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो एयरफोर्स की जो ताकत है वो इतनी जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, आपको विमान में SU-30, MKI, MiG-29 और जगुआर जैसे लगातार उड़ान भर रहे हैं। हमारी जो हेक्टर है, मिसाइलों के साथ हमारी जो ताकत है ये इस तरह की है कि अब चीन और पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए कि अगर तुमने कोई गलती की, तुमने कोई घात लगा की कार्रवाई की, तो हम उसका जवाब वो देंगे जो दुनिया में तुम्हारे लिए सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल ललन जी, और एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, और जैसा कि हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि पेंगोंग झील के उसी इलाके में रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, उसी इलाके में युद्ध का अभ्यास वो देख रहे हैं जहां से हमारे और चीन के विवाद की शुरुआत हुई थी। तो क्या कुछ मैसेज चीन के पास पहुंचा होगा इस युद्ध अभ्यास के कारण? जी ललन जी, ये समझ लीजिए उमंग जी कि तब हमारे 340 घंटे के बाद रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, सीडीएस पहुंच रहे हैं, आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं, तो चीन को ऐसा साफ समझ जाना चाहिए कि एक बार प्रधानमंत्री और 340 घंटे के बाद भारत के रक्षा मंत्री, और उन्होंने इस तरह का वहां पे अभ्यास करके दिखाया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का। टी टैंक, हमारे मशीन गन, हमारे पैरा जो कमांडो हैं, उन्होंने दिखाया है कि हम किस तरह से किसी भी इलाके में अपना काम करके वापस एकदम सेफ्टी अपने इलाके में आ सकते हैं। इस संदेश के जाने के बाद मैं समझता हूं कि हमारी जो हिंदुस्तानी सेना है उसकी मनोबल तो और बढ़ रही है। हमारे जवानों ने ये सोचा होगा कि हमारा रक्षा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हमारे अग्रिम पंक्ति लूपन के अंदर जब जा सकता है तो हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है। और मैं आपको बताऊं, जब वो कश्मीर पहुंचेंगे तो सबसे मजा उस समय आएगा। LOC के ऊपर जो लगातार आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं चीन भी इनके लिए एयरफील्ड और इनके लिए बख्तरबंद गाड़ी और कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। उनके सब में डर पैदा होगा और आने वाले दिनों में इनके ऊपर इतनी जबरदस्त दबाव होगी कि चीन और पाकिस्तान सर नहीं उठा सकते हैं। थल, जल और नभ तीनों में इनके लिए हमारी कार्रवाई हो रही है। एक चीज जी और बताता हूँ, अभी जो हमारी फिकलेट तलवार पोस्ट के साथ आ रही है 2 एडवांस और 2 गोवा के अंदर CPR में बन रही है, इसके बाद तो इनकी वो हालत समुद्र में भी होने जा रही है। ये तीनों तरफ से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और लगातार ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आने वाले दिन में फ्रांस और इंग्लैंड का एक वार्षिक भी आ चुका है समुद्र के तरफ। समझ लीजिए चीन इतनी दबाव में है कि वो कोई हरकत नहीं करेगा। बस इतना है, इस दबाव को बनाए रखना है। बिल्कुल ललन जी, आपने सही कहा और जरूरत भी है इस दबाव को बनाए रखने की। चंद्रसेन जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ललन जी ने भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जो कुछ भी बताया है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है और भारत की उस शक्ति को भी दर्शाता है जिस वजह से आज हम दुनिया की, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको बराबर जवाब देने की हम क्षमता रखते हैं। चंद्रसेन जी, ये तो हुई हमारी सैन्य शक्ति की बात, लेकिन अगर रक्षा मंत्री के इस दौरे को हम देखें तो
क्या आपको लगता है कि चीन और भारत के बीच में जो इस समय कूटनीतिक स्तर पर जो वार्ता चल रही है उस पर इस दौरे का कुछ असर पड़ सकता है? निश्चित तौर से उमंग, इस पे दौरे पर असर पड़ेगा। देखिए, अगर चीन की फितरत को देखें तो उसको ड्रैगन जरूर कहा जाता है, लेकिन इसकी जो फितरत है वो एक तरह से गिरगिट की तरह होती है। ये समय के अनुसार अपना रंग बदलता है, अपना चाल चलन बदलता है। अब हर तरीके से ये सक्षम होता है कि किस मौके पे इसको किस तरीके से ढाल लेना है। वो जब भारत को देखता है कि भारत की सेना आगे बढ़ रही है, उनके हौसले आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, तो तुरंत वो पीछे भी चला जाता है। लेकिन हमेशा इस मौके के फिराक में रहता है कि किस तरीके से भारत जब दूसरी चीजों में व्यस्त रहता है। अगर आजादी के समय की बात करें, जिस समय हमें आजादी मिली हुई थी और भारत पूरी तरीके से लगा था कि एक विकासशील देश होगा, विकसित देश होगा, हम आगे बढ़ेंगे, उस समय ये चीनी सेना आगे बढ़ जाती है और वो उस जगह पर अपना मुकाम बना लेते हैं कि हम साहब यहाँ पर आ गए थे, और जहां पर वो कदम रख देते हैं वो जमीन उसी की हो जाती है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी सेना के बीच में पहुंच रहे हैं, जिस तरह से रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहुंच रहे हैं, सेना प्रमुख पहुंच रहे हैं, और लगातार वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर के उनका अभ्यास देख रहे हैं। और आज में जो विजुअल आया, आप राजनाथ सिंह के विजुअल आप उसमें देखिए, जो न्यूज इंडिया के पास में किस तरीके से आत्मीयता से वो सैनिकों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हालचाल ले रहे हैं। बहुत लंबी बातचीत उन्होंने वहां के लोगों से सेना के जवानों से बात की, वहां के अधिकारियों से बात की, वो आपस में घुल मिल के बात की कि वहां का माहौल क्या है और क्या सेना के लिए और क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं, इस विषय पर बात की है। अब वो विजुअल देखिए, ये विजुअल बहुत ऐतिहासिक विजुअल्स होते हैं जब इस तरीके से रक्षा मंत्री अपने सैनिकों के बीच में पहुंचते हैं, इस तरीके से घुलते मिलते हैं और हर तरह की वो जानकारी इकट्ठा करते हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है। तो इस तरह का जब हौसला और जज्बा होता है तो सेना के जो जवान हैं वो किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही एक कारण है कि जिस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, सेना ने अपने कर्तव्य दिखाए, और जिस तरीके से मोदी सरकार ने दबाव बनाया है, ये चीन ने जो अपने कदम पीछे लिए हैं, पीछे हट के जिस समझौते पर तैयार हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की हनक की बात है, मोदी सरकार के हनक की बात है, रक्षा मंत्री के हनक की बात है, और हमारे जो सैनिक हैं उनके हनक की बात है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और हमारे दर्शकों को भी हम बता दें कि अब यहां से निकलकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे कश्मीर दौरे पर जाएंगे। चंद्रसेन जी, कश्मीर दौरे को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम रक्षा मंत्री का बना है और वहां पर जाकर भी क्या कुछ गतिविधियां वहां पर रक्षा मंत्री के द्वारा की जाएंगी? देखिए, चीन जिस तरीके से अभी जिस तरह से खबर आ रही है अभी, तो राजनाथ सिंह साहब को जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे। एलओसी पर सेना की जो तैयारियां हैं ज्यादा जी, पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा भी करेंगे। ये भी है कि यहाँ से जाने के बाद उनका प्रोग्राम है वहां पर, और जिस तरीके से वहां पर भी सेना सक्रिय है, जिस तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को लगातार ढेर किया है, उनको 72 हुरों के पास पहुंचाया है, तो उस तरीके से उन सेना के जो जवान है वहां पर एलओसी पर, उनका भी हौसला अफजाई करेंगे। और पाकिस्तान श्रीनगर में पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करने का भी रक्षा मंत्री का प्लान है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। आपका और लल्लन जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में रक्षा मंत्री का लेह लद्दाख का यह दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और वो भी उस जगह पर जिस जगह से भारत और चीन के विवाद की शुरुआत हुई थी। हालांकि भारत ने अपनी सामरिक शक्ति और अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा चीन को वापस पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, और अभी भी जहां पर पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति पर वापस जाने के लिए भी कूटनीतिक स्तर पर हमारी और चीन के बीच में वार्ता चल रही है। खैर, भारत जहां पहले सफल हुआ है अभी भी सफल होगा। और जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री यहां से सीधे जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर भी एलओसी पर क्या कुछ तैयारियां हमारे सैन्य जवानों की है उसका भी वो जायजा लेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।